इस लम्हे आमिर को लगा वो इस लड़की को पसंद करने लगा है। शुरू में वो इसकी खूबसूरती पर फरीफ्ता हुआ था, मगर इस लम्हे उसे अपने आप में वाज़ेह तब्दीली का एहसास हुआ था। वो बेचैन सा हुआ। वो शादीशुदा थी और उसके एक करीब, और वो उनके घर चंद दिन का मेहमान बनकर आया था। आज नहीं तो कल उसे वापस चला जाना था। कभी ना वापस लौटने के लिए यही चंद रातें थी जो वो यहाँ गुजार सकता था। क्या मैं वाकई उसे पसंद करने लगा हूँ? इसने अपने आप से पूछा और पहलू बदल कर रह गया। फरीहा साकित लेटी हुई थी, इस बात से बेखबर कि उसका शौहर इस शहर में ही कहीं मौजूद था, किसी हुसीना की ज़ुल्फ़ों के साए में। अपने शब वो रोज़ बसर कर रहा था और जल्द ही उसे तलाक देने पर तलाक हुआ था। उसे परवाह नहीं थी कि फरीहा का क्या होगा। उसके नाम पर मुतलका का टेका लग जाएगा और वो माँ बाप के घर भेज दी जाएगी, क्योंकि इसकी जगह लेने कोई और आ जाएगी। आमिर के दिल में कसक सी जागी। हुस्न से बात हुई तुम्हारी? उस नया हस्तगी से पूछा। वो बोली, हाँ सुबह हुई थी, 10 बजे के करीब। फ़ोन क्या था? मैंने उन्हें अच्छा किया, बात हुई, कुछ खास नहीं, अभी उन्हें कराची में बहुत काम है। वो बता रहे थे कि कुछ दिन तक नहीं आ पाएंगे। वो सादगी से बताने लगी। उसका शौहर उसे साफ धोखा दे रहा था, मगर वो इस पर यकीन किए जा रही थी। अगर आमिर इस वक्त फरीहा के कमरे में मौजूद था तो वो भी उसके शौहर की वजह से। अगर वो उसे तौजा और मोहब्बत देता तो ऐसा कभी ना होता। कितने दिन लगेंगे? आमिर ने पूछा तो फरीहा ने कहा 2 दिन का। वो बोल रहे थे, लेकिन ज्यादा भी लग सकते हैं, काम का बोझ काफी ज्यादा है। हामिद ने उसे अफसोस से देखा। उसकी मोहनी सी सूरत के गर्द रेशमी बालों की लातें पहरा दे रही थी और होंठ फूल की पनखड़ियों की मानंद शादाब थे। हुसन की बेआतनाई ने हामिद के लिए मौके फराहम कर दिया था। अगर वो उसे तलाक दे देता तो हामिद उसे अपना सकता था और उसका साथ यकीनन खुशियों भरा होता। वो उसके लिए दिल ही दिल में पुनः मोहब्बत महसूस कर रहा था। अगर हुसन उसे तलाक दे देता तो शायद उसकी दिल्ली ख्वाहिश वो फरीहा को अपने साथ ले जाता और मोहब्बत के मतलब समझा देता। वो खुद गरजने लगा था। कल हसन की जिस बात पर उसे गुस्सा आया था, आज वो उसे अपने हक में बेहतर महसूस होने लगी थी। अच्छा होगा अगर वो उसे छोड़ देता है, उसने दिल ही दिल में सोचा और सिर उसके करीब ही तक ये पर रखकर उसे युक्तिक देखने लगा। वो नींद की वादियों में जा ठहरी। वो उसे सूते हुए देखता रहा। आमिर 8 बजे के करीब ही घर से निकल आया। फरीहा तब सो रही थी। वो हुस्न की कार लेकर निकला था और डरायू करता हुआ एक 3 मंजिला होटल के अहाते में जा रखा और डाइनिंग हॉल में जाकर नाश्ते का आर्डर दिया। उसने फ़ोन निकालकर हसन को कॉल मिली। घंटी जाती रही, मगर कॉल रेसियो नहीं की गई। कई बार कोशिश करने के बाद उसने झंझलाकर फ़ोन रखा और नाश्ता करने लगा। उसके दिमाग में कई तरह के ख्यालात चल रहे थे। उसे पापा ने इस्लामाबाद से प्लाट का मामला हल करने के लिए भेजा था और वो इन मामलात में फंस गया था। मोड़कर घर राबता ही नहीं किया था। वो फरीहा के लिए दिल में अजीब से जज्बात लिए हुए महसूस कर रहा था। रातों रात उसकी दिल की दुनिया बदल गई थी। वो रात को बहुत देर तक उसके कमरे में रहा था और न जाने कब अपने रूम में आकर उसके बारे में सोचते सोचते सो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये फ़कत हमदर्दी का जज्बा था या वाकई इसका दिल हरजाई हो गया था। नाश्ता ख़त्म करके इस ने बलदा किया और काउंटर की तरफ बढ़ा। काउंटर के पीछे एक चाक व चौबन सा कलरक बैठा हुआ था। आमिर को करीब आते देखकर उसने सवालिया अंदाज में उसे देखा। यहाँ कोई हुस्न फारूक साहब ठहरे हुए हैं। उसने कहनी काउंटर के शीशे पर टुकाकर हुस्न के बारे में इस्तफसार किया था। कलरक मुस्तादी से सामने रखे कंप्यूटर की तरफ मतवजा हो गया। उसने कहा, जी हाँ, हुस्न फारूक कमरा नंबर 245 में ठहरे हुए हैं। उसका कमरा दूसरे फ्लोर पर था। आमिर ने कलरक का शुक्रिया अदा किया और लिफ्ट की तरफ बढ़ा। 1 मिनट सर कलरक ने उसे पुकारा था तो आमिर ने पलट कर कहा, हाँ बोलो, अगर आप हुस्न फारूक साहब से मिलना चाहते हैं तो मैं माजरत से कहना चाहता हूँ आप इनसे इस वक्त नहीं मिल सकते। आमिर ने भनवें अचका के क्यों उन्होंने सख्ती से मना किया है सर, कोई भी इनके कमरे की तरफ न जाए। आमिर ने सख्त लहजे में कहा, वो मेरा दोस्त है और मुझे उससे अभी मिलना है। सूरी सर, हम आपको ऊपर नहीं जाने दे सकते। हम क्लाइंट्स की प्राइवेसी का ख्याल रखने के पाबंद हैं। वो तुझसे मस नहीं हो रहा था। आमिर ने बड़ा सा मुना बनाकर उसे देखा और हसन को दिल ही दिल
मैं गालियां देता। बाहर आ गया। यकीनन वो रात भर के जागने के बाद बदमस्त होकर सविया था और सोने से पहले होटल स्टाफ को डिस्टर्ब करने से मना कर दिया था। ये भी हो सकता था कि उसे आमिर के आने का अंदेशा पहले से हो और उसने उसका सद्भाव किया हो। गाड़ी में चंद लम्हे बैठने के बाद उसने असलम रहमानी प्रॉपर्टी डीलर का नंबर डायल किया और फोन कान से लगा दिया। कुछ सेकंड बाद कॉल रिसीव की गई थी और एक खरखराती हुई मर्दाना आवाज सुनाई दीजिए। असलम रहमानी बोल रहे हो? कौन बात कर रहा है? मैं हामिद दावत बोल रहा हूँ। हाँ रहमानी साहब, इस्लाम आबाद से आया हूँ। उम्मीद है आपने पहचान लिया होगा, उसने ठहरे हुए अंदाज में कहा। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी तारी रही। जी कैसे याद किया आपने उस खादिम को? रहमानी की आवाज आई थी। पलाट का जो मामला उलझ गया था उसे सुलझाने आया हूँ, रहमानी साहब। हामिद ने कहा। आधी रकम अदा की जा चुकी है और बाकी की 1.5 करोड़ की रकम में अदा कर दूंगा और पिलात का कब्जा ले लूंगा। दूसरी तरफ फिर खामोशी छाई थी। देखें, ये इतना आसान नहीं है। वो पिलात पीछने का इरादा मैंने तर्क कर दिया है। मैं माजरत ख्वाह हूँ, हामिद ने झंझलाए हुए अंदाज में कहा। ये कैसे कर सकते हैं? अब वो जगह फाइनल हो गई थी और कागजात पर भी दस्तखत हो गए थे। अब घर आ जाएं, मैं बताता हूँ आपको, रहमानी ने कहा। उम्मीद है अब की शिकायत दूर हो जाएगी। ठीक है, मैं आता हूँ, आमिर ने कहा और कॉल काटकर गाड़ी स्टार्ट कर दी और रहमानी के बंगले के मेन गेट पर आकर उसने हारन दिया और गेट खुलने पर गाड़ी अंदर ले आया। सुबह के 10 बजने लगे थे। असलम रहमानी ने कारोबारी खुश्क हल्की से इसका इस्तकबाल किया था और उसे लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। जी आमिर साहब, क्या लेंगे? अब चाय या कुछ? और वो मुस्कुराकर बोला। तो आमिर ने कहा, शुक्रिया, लेकिन मैंने कुछ देर पहले ही नाश्ता किया है। नहीं, अब आप आए हैं तो कुछ आदाब मेहमान नवाजी हमें भी तो निभाने दीजिए, वो बोला और बेतकल्फी से अपनी बीवी को पुकारा था। बेगम कहाँ हो भाई, मेहमान आए हैं, कुछ चाय पानी पिला दो। हामिद ने उसे मना करना चाहा, मगर उसने फिर अपनी बीवी को पुकारा था। उस लम्हे एक दरवाजे से एक बहुत खूबसूरत जवान औरत इल्झे बालों के सिमटी हुई बाहर आई। हामिद की निगाहें इसकी तरफ उठीं और पलटना भूल गईं। वो फरीदा थी। उसे कल ही उसने हुस्न के साथ गाड़ी में जाते हुए देखा था और इससे चंद दिन पहले उसी को किसी सहल नामी मर्द के साथ भी देखा था। कल उसे गाड़ी में देखकर आमिर को लगा था कि वो उन बालों को कहीं देख चुका है। इस वक्त हर चीज वाज़ेह हो गई थी। वो उसके सामने मुजस्सम खड़ी थी। ये फरीदा थी, इस्लाम रहमानी की बीवी, हुसन की महबूबा और सहल नामी किसी मर्द की शायद गरल फरेंड थी। आमिर का दिमाग सुन होने लगा। भई चाय, बिस्लम रहमानी ने फरीदा से कहा, जबकि आमिर का दिमाग अभी तक अचानक लगने वाले उस झटके से संभल नहीं पाया था। उसकी निगाहें अभी तक इस लड़की पर टुकी हुई थी जिसकी उम्र शायद 30 कुछ हो रही थी, मगर उसने खुद को संभाल के रखा हुआ था। वो कहीं से 25 से ज्यादा की नहीं लगती थी। लिबास की तराश खराश बहुत अमदा थी और चेहरे की मुलायम जिल्द बता रही थी कि उसका खास ख्याल रखा जाता है। आमिर ने उसे गहरी निगाहों से देखा। हामिद कई दिनों से फरीहा के साथ एक ही छत तले रह रहा था क्योंकि वो किसी काम के सिलसिले में उनके घर आया था। फरीहा एक ऐसी खूबसूरत लड़की थी जिसके साथ कोई भी मर्द अपनी खुशकिस्मती समझ सकता था, मगर फरीहा के शौहर हुसन की आंखें शायद देखने के काबिल नहीं रही थी। इसका दिल एहसास से आरी हो चुका था। आमिर को फरीहा से हमदर्दी होने लगी थी। 4 बज चुके थे और वो काफी देर से सड़कें नाप रहा था। उसने गाड़ी का रख फरीहा की एक दोस्त के घर की तरफ किया और वहां से फरीहा को घर ले आया। घर पहुंचने के बाद फरीहा काम करने में मसरूफ हो गई और हामिद भी ज्यादा देर तक अपने कमरे में रहा। रात का खाना दोनों ने साथ खाया और फिर हामिद अपने कमरे में चला गया। 10 बज चुके थे और वो सोने के लिए लेटा ही था कि दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा थोड़ा सा खोलकर फरीहा ने अंदर जान का और कहा, किया मैं अंदर आ जाऊं? हामिद ने हाँ मैं सर हिलाया। फरीहा फिर शर्मीली सी होकर बोली, मैं थोड़ी देर यहीं बैठ जाती हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही और डर भी लग रहा है। फरीहा रेशमी गाउन पहने कमरे के वसत में खड़ी थी। उसके वाल पूनी टील की कैद में कसमसा रहे थे और पल के अर्जों पर लर्ज रही थी। आमिर ने भारी खुमार आलूद आवाज में कहा, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं वहां आता हूं। फरीहा बाहर निकल गई। आमिर उठा और तपते हुए चेहरे के साथ इसके कमरे
की तरफ बढ़ा। फरीहा वापस अपने कमरे में चली गई तो आमर आहस्तगी से उठा और चापक्लिश पहनकर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसके बदन पर चीवंटियां सी रेंग रही थी। उसके दरवाजे के सामने खड़े होकर उसने लंबी सांस ली और दरवाजे को हल्का सा धकीला। वो हसब तौक़ा खुला हुआ था। उसने कदम अंदर रखे और दरवाजे को अपने अक़ब में बंद कर दिया। वो कमरे के वस्त में बेचैन सी टहल रही थी। उसे देखकर नरूस अंदाज में मुस्कुराई और बोली, मुझे आज बहुत डर लग रहा है। अभी मुझे लगा था जैसे किसी ने खिड़की खोलने की कोशिश की थी, इस लिए मैं उठी और खिड़की को अच्छे से बंद कर दिया। वो नाजुक हाथ की मखरूती अंगुलियों को मरोड़ती हुई बोली, तुम्हें खाली वहम हो गया है। फरीहा, यहाँ कोई नहीं है और न ही कोई अंदर आ सकता है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो डबीज कालीन को अपने पांव से रौंदता हुआ आगे बढ़ा। और वैसे भी अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो तुम इत्मीनान से सो सकती हो, डरने की कोई बात नहीं। अगर कोई अंदर आया भी तो मैं संभाल लूंगा। वो उसकी तरफ बढ़ा और उससे बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ लेटो। फरीहा ने हामिद को देखा। इसकी निगाहों में खुमार सा दौड़ता हुआ महसूस हुआ। वो झिझकती हुई सी कांपते हाथों से कंबल को ठीक करती। बेड पर ले हामिद ने उसे देखा। बेशक वो बहुत खूबसूरत थी। नर्म गुलाबी रुखसारों के दरमियान सतवा नाक का खम चेहरे को खूबसूरती बख्श रहा था। सियाह बड़ी बड़ी खुमारालूद आंखों पर पलकों की बालियां हुले लेरज रही थी और होंठ गुलाबों का अक्स छीन लाए थे।